Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 social and religious reform movements। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक टाइम ऐसा था जब हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे एविल्स हुआ करते थे, बहुत सारी बुराइयां थी जिनको दूर करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करने का मतलब होता है सुधार करना। तो ये जो रिफॉर्म थे ये सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं हुए, सोशल ही नहीं थे बेटा, ये रिलीजियस भी थे। मतलब हमारे धर्म में भी कुछ समस्याएं थी, उन्हें भी हमारे रिफॉर्मर्स ने सॉल्व किया, और समाज में भी कुछ समस्याएं थी जैसे कि सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, वो सब भी बहुत रिजिड हुआ करता था, जिसको एंड करने का श्रेय किसको जाता है? हमारे रिफॉर्मर्स को। ठीक है, चलो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो सोशली बहुत बैकवर्ड थी। पहली बात तो 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है बेटा? वो टाइम पीरियड जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 पे ख़त्म होगा, उसे क्या कहते हैं हम? 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। ये डिवाइडेड थी न्यूमरस कास्ट में, और सब कास्ट में बहुत सारी कास्ट हुआ करती थी, आज भी हैं खैर, और बहुत सारी सब कास्ट हुआ करती थी जो आज भी हमारी सोसाइटी में है। ठीक है, रिजिड रूल्स हुआ करते थे जो रेस्ट्रिक्ट करते थे लोगों को कि भाई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी एमंग पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल स्टेटस। अब देखो, इस तरीके से सोसाइटी का फ्रेमवर्क बनाया गया था कि बहुत रिजिड रूल्स हुआ करते थे। इंटरमिक्सिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी। अगर डिफरेंट सोशल स्टेटस के लोग हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। और जो लोग थे उनका बिल्कुल अंधा विश्वास था। किस चीज़ पर बेटा? ब्लाइंड फेथ का मतलब क्या होता है बेटा? अंधा विश्वास था। किस पे? सुपरस्टिशियस में, है ना। सुपरस्टिशंस में बहुत सारे मीनिंगलेस रिचुअल्स हुआ करते थे, उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, विश्वास नहीं, अंधविश्वास ही था। यहाँ पर हम सुपरस्टिशंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोगों का मैजिक पे, ब्लैक मैजिक पे और लक पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता था। भरोसा क्या, ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास होता था। बहुत सारे मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करते थे। धर्म में बहुत सारे आधारहीन, मतलब जिनका कुछ नहीं निकलता था, ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको यही बोलना चाह रहा है कि 19th सेंचुरी में हम लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे, रिजिड रूल्स थे कास्ट के जो इंटरमिक्सिंग नहीं होने देते थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग आपस में मिलते नहीं थे। अच्छा, इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ी सफरर थी तो वो कौन थी? विमेन। ठीक है, विमेन सफ़र ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोशल लेवल। और विमेन तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी इन सोशल लेवल से, क्योंकि पहले डाउरी सिस्टम हुआ करता था, दहेज प्रथा। वो औरत मतलब वो लड़की जो शादी के बाद बहुत सारा दहेज लाएगी उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, और जो नहीं लाएगी उसको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी, नाना प्रकार से उस लड़की को परेशान किया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, आपने देखा लड़की पैदा हुई, आप उसको तुरंत ही मार दोगे, ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी करती जाती थी। सती, सती मीन्स क्या होता है बेटा? जब किसी वाइफ के मतलब जब किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो हस्बैंड तो डेड है, उसकी डेड बॉडी के साथ जिंदा औरत को भी जला दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट सती। ठीक है, मतलब पहले होती थी, अब तो नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हुआ करती थी विडोज़ के अगेंस्ट में। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो। औरतें बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी इन सोशल लेवल्स की वजह से, क्योंकि पहले सोसाइटी में डाउरी सिस्टम प्रेवलेंट था, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, लड़कियों को मार दिया जाता था, चाइल्ड मैरिजेस होती थी, सती प्रथा थी, विडोज़ के अगेंस्ट में क्रुएलिटी हुआ करती थी। जो लोअर कास्ट होती थी उन्हें बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता था। कुछ को तो अनटचेबल्स भी बोला जाता था, उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाता था। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनो, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनके साथ समाज में बहुत भेदभाव हुआ करता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा सोसाइटी में जो लोअर कास्ट हुआ करती थी उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था।
बहुत सारी जो लोअर कास्ट थी, जिनकी जो जॉब थी वो बहुत ज़्यादा ही मीनियल थी, क्लीनिंग वाली, है ना। उन्हें तो अनटचेबल्स कहा जाता था। अनटचेबल्स मतलब छुआछूत प्रैक्टिस की जाती थी उनके साथ। उन्हें मंदिर में एंटर नहीं करने दिया जाता था, पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस नहीं करने दिया जाता था, उन्हें जो कॉमन वेल होता था उससे पानी नहीं लेने दिया जाता था। मंदिरों में कहा जाता था आप नहीं जाओगे, ठीक है। जो पब्लिक वेल्थ है उसकी फैसिलिटीज़ आपके लिए नहीं है, ये पार्क आपके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर प्लेस आपके लिए नहीं है, ऐसा सब कुछ उनको सहना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है सोशल अवेकनिंग इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि सोशली कब हम जागे, इंडिया में सोशल अवेकनिंग कब आई। तो बेटा, जैसे जैसे हमारे इंडियंस लोग वेस्टर्न एजुकेशन को लेने लग गए, वेस्टर्न एजुकेशन में जब पढ़कर उनकी समझ में आया यार कि जो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो सही नहीं है, तो ऑल इन ऑल वेस्टर्न एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा सोशल अवेकनिंग में, जिसने एक्सपोज किया इंडियंस को टू द आइडियाज़ ऑफ रैशनलिज्म। वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें बताया कि बी रैशनल, तार्किक शक्ति भगवान ने आपको दी है, उसका प्रयोग करो। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, ठीक है, कि भाई हर व्यक्ति के पास अपने अपने हिस्से की फ्रीडम होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ईदर मैन विमेन, लोअर कास्ट अपर कास्ट, सबके साथ इक्वालिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, जो बंधुत्व की भावना है वो होनी चाहिए। तो जब ये सब हमारे सामने आई थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, तब हम लोगों ने प्रॉपरली सोचना समझना चालू किया कि यार जो हम कर रहे थे वो तो गलत था। जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो बिलीव करते थे इन आइडियाज़ पे, उन्होंने रैशनल सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी उस टाइम में हुआ करती थी उन सब के ऊपर अटैक करना चालू किया। इरेशनल सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब समाज में जो भी बेतुकी प्रथाएं होती थी, है ना, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो अप टू द मार्क नहीं थी, उन सब पे अटैक किसने चालू किया? वो इंडियंस जो एजुकेशन ले चुके थे, कौन सी? वेस्टर्न, जो फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, रैशनलिज्म की बात करते थे। तो बेटा, पूरी 19th सेंचुरी में, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, जितने भी रिफॉर्मर्स थे पूरे इंडिया से, उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और इंडिया में क्या लेके आए? सोशल अवेकनिंग। ऑल्दो दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, बेटा जितने भी रिफॉर्मर्स थे वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आए हैं, अलग अलग जगह से आए थे। कोई बंगाल से आया है, तो कोई साउथ से आया है, कोई कहाँ से आया था? महाराष्ट्र वाले रीजन से आया था। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ही आए थे, अलग अलग जगहों से आए थे। देयर वॉज एन अंडरलाइंग यूनिटी इन देयर पर्पस, पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रीजन को बिलोंग करते थे, किस जगह से आए थे, उनके काम करने का तरीका और उनका उद्देश्य, पर्पस सेम था, उसमें यूनिटी दिखाई पड़ती थी। बेटा हमारे जितने भी रिफॉर्मर्स थे उन सब ने कैंपेन किया अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स हिंदू पीपल, अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम पीपल, जो इरेशनल इलॉजिकल बातें करते थे उनको समझाने की कोशिश की, है ना। जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो बेसलेस थी, जो इरेशनल थी, उन सब के अगेंस्ट में कैंपेन किया। किसने? हमारे रिफॉर्मर्स ने। ठीक है, कि भाई जो सोशल लेवल्स है सोसाइटी में इन्हें ख़त्म होना चाहिए। और ये सोशल लेवल्स में क्या भी आता था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आता था, विमेन के अगेंस्ट में जो क्रुएलिटी होती है वो आता था। इस सब के अगेंस्ट में ही हमारे रिफॉर्मर्स ने कैंपेनिंग की। अच्छा, अपने एम्स को अचीव करने के लिए इन्हें सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार जो मिला वो था एजुकेशन। तो ये एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे कि भाई जितने बच्चे होंगे जो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उनके दिमाग से ये जो कचरा है, ये जो सोशल लेवल्स है, ये अपने आप ख़त्म होते जाएगा। तो आने वाली जनरेशन्स को अगर आपको अवेयर बनाना है ना, ये आपकी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, तो उन्हें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अवेयरनेस को स्प्रेड किया, जागरूकता को फैलाया, किस किस के थ्रू? जनरल्स के थ्रू, पम्पलेट्स के थ्रू, और ट्राई किया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट जो थे इंडियन कल्चर के उन्हें रिवाइव किया जाए। अच्छा देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा पास्ट में जाएंगे, प्री ऋग्वेदिक काल में जाएंगे, जहाँ धर्म
प्रधान नहीं होता था बेटा, कर्म प्रधान होता था। अगर आप प्री ऋग्वैदिक पीरियड में जाओगे ना, ऋग्वैदिक काल के पहले भी जाओगे, तो हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता नहीं थी, कर्म की प्रधानता थी। पर जिसको जो काम पसंद आता था वो काम करने लगता था। ये तो ऋग्वैदिक पीरियड के बाद से हमने देखा कि सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए और रिजिडिटी बढ़ गई, पहले ऐसा नहीं था। तो जितने भी रिफॉर्मर्स होते थे, भले ही दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन रॉय हो, इनका एक ही उद्देश्य था कि उस टाइम को वापस ले आए, इंडियन कल्चर में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उन्हें रिवाइव किया जाए। बेटा जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, है ना, वहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट्स ने ऑल इंडिया कैरेक्टर को अक्वायर कर लिया। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पॉकेट में कोई मूवमेंट हो रही थी, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये मूवमेंट होने लगी। और ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थी, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने वाली जो मूवमेंट थी, ये क्या बन गई बेटा, पैन इंडिया बन गई। हाँ, इंडिया के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉकेट में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी थी, सेकेंड हाफ का मतलब क्या हुआ, 1950s के बाद वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रेस आ गई, बुक्स प्रिंट होने लगी, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर आ गए, तो इनका भी एक मेजर रोल था, जिन्होंने न्यू आइडियाज़ को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प की। ये जो मूवमेंट्स थी, इसके थ्रू कल्चरल यूनिटी के सेंस को हमने अराउज किया, लेके आए लोगों के बीच में, इंडियंस को प्रिपेयर किया कि भाई हमें कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है। और अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो आपस में तो मिलजुल के रहना पड़ेगा ना, हाई कास्ट, लो कास्ट, ये वाली जात, वो वाली जात। अगर हम आपस में ऐसे ही करते रहे तो हम कभी भी कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में तो इकट्ठे होकर खड़े नहीं हो पाएंगे ना। तो पहले हम अपने आप को एक कर लेते हैं, फिर अंग्रेजों से लड़ेंगे। लेट अस नाउ लर्न अ लिटिल मोर अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ग्रेट रिफॉर्मर्स। अब हम वन बाय वन एक एक रिफॉर्मर को पढ़ेंगे, उसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में अब चैप्टर चालू होने वाला है। ये तो हमने बस ये बताया है कि ऑल इन ऑल क्या सिचुएशंस थी। क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं वो अब आने वाले पार्ट से बनेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय को। तो राजा राम मोहन रॉय को हम पायोनियर कहते हैं, किसका, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया का। इंडिया में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चली उसके पायोनियर थे, उसकी शुरुआत करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्लियर है, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ पायोनियर ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। शुरुआत इन्होंने की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बेटा, बंगाल में हुआ था, और एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। पर बाद में ये इंग्लैंड गए, ठीक है। ही वेंट टू इंग्लैंड एज एन एनवॉय ऑफ मुगल एम्परर अकबर टू। मुगल एम्परर अकबर टू के एनवॉय बनकर 1772 में ये कहाँ पहुँचे, इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ पर इन्हें टाइटल दिया गया किसका, राजा का। और राजा राम मोहन रॉय की डेथ कहाँ होती है, ब्रिस्टल, इंग्लैंड में होती है। कब होती है, 1833 में। बेटा क्या मतलब होता है एनवॉय का, एनवॉय का मतलब होता है राजदूत। फिर से ध्यान से सुनो, ये पायोनियर थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के। बंगाल में इनका जन्म हुआ, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ, इंग्लैंड गए एनवॉय बनकर, राजदूत बनकर। किसके राजदूत बनकर, मुगल एम्परर अकबर टू के। वहाँ पर इन्हें टाइटल मिला राजा का, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय की डेथ ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है। कब होती है, 1833 में। अब हम पढ़ेंगे कि एज अ रिलीजियस रिफॉर्मर ये क्या चाहते थे, क्या बोलते थे, क्या इन्होंने किया। राजा राम मोहन रॉय फेवर करते थे मोनोथीज्म को, मतलब एक ही भगवान की पूजा की बात करते थे, ठीक है। और इस बात में विश्वास रखते थे कि भगवान एक ही है, बोलते ना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मतलब उस टाइप का इनका कंसेप्ट था। मोनोथीज्म मतलब जहाँ पर एक भगवान की बात होती है। इन्होंने आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसे अपोज किया। अपोज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को ना बोलना, विरोध करना, है ना। किसका विरोध किया इन्होंने, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का। और जितने भी मीनिंगलेस रिचुअल्स थे उनके लिए भी इन्होंने मना किया। जितने भी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से सुपरस्टिशियस सोसाइटी में आता था, सोशल एविल सोसाइटी में आते थे, वो सारे रिचुअल्स को इन्होंने प्रैक्टिस करने से मना किया। इन्होंने बंगाली ट्रांसलेशन किया, किसका, वेद का, ठीक है, उपनिषद का, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो इन्होंने
बंगाली ट्रांसलेशन पब्लिश किए किसके, वेद के, उपनिषद के, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। इन्होंने बताया कि भाई वेद में ये बात कहीं नहीं लिखी गई है, उपनिषद में ये बात कहीं नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखो संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज नहीं थी, तो हर बंगाली उसे पढ़ सके, इसलिए उन्होंने बंगाली में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। इन्होंने आत्मीय सभा को ऑर्गेनाइज किया 1814 में और अपने रैशनल रिलीजियस आइडिया को स्प्रेड किया। रिलीजियस थे, ये ऐसा नहीं है कि राजा राम मोहन रॉय इरिलीजियस थे, ये भी रिलीजियस थे, पर कौन सा धर्म मानना है, धर्म की कौन सी बात मानना है, ये पूरी तरह उनके दिमाग में क्लियर थी, तो रैशनल रिलीजियस आइडियाज को ये मानते थे। एज अ सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक के रूप में ये कैसे थे। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा बनाई, बाद में इसी को किसका नाम दिया गया है, ब्रह्मो समाज का। पहले ब्रह्मो सभा बनी, बाद में उसी को क्या कहा जाने लगा, ब्रह्मो समाज। और थ्रू दिस ब्रह्मो समाज ही हैज़ कैंपेन्ड अगेंस्ट सोशल एविल्स, जैसे कि सती मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेड हस्बैंड के साथ अगर उसकी जिंदा वाइफ को जला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सती। पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड बहुत सारी शादियां कर लेता, 3 4 5 वाइफ रख लेता अपने साथ, है ना। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जात के नाम पर भेदभाव। तो ये सारे सोशल एविल्स थे और इन सारे सोशल एविल्स के अगेंस्ट में किसने कैंपेनिंग की, राजा राम मोहन रॉय ने। और डिमांड किया कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी का जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब जैसे पापा की प्रॉपर्टी पहले क्या होता था, सिर्फ बेटे को मिलती थी और उस बेटे की प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिलती थी, मतलब विमेन को कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी को, डॉटर्स को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तो ये वॉज लाइक कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होना चाहिए, भाई बहन का इक्वल राइट होना चाहिए। सो सोसाइटी को सुधारने के लिए इन्हें ये बहुत ज़रूरी लगा कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो विमेन के पास भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी विमेन के नाम पे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड किया राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विमेन। द समाज कैंपेन अगेंस्ट सती, और इन्होंने सती के अगेंस्ट में जो कैंपेन किया उसमें इन्हें बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई और ये सती को बैन करवाने में, उसे इलीगल घोषित करवाने में सफल रहे। बेटा ये कैसे सक्सेसफुल रहे सती को बैन कराने में, क्योंकि जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्हें भी लगता था कि ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है, हमें थोड़ा बहुत भी जल जाता है तो कितना दर्द होता है बेटा, तो पूरी की पूरी एक जिंदा औरत को जला देने में सोचो उसकी कैसी कंडीशन होती होगी। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट किया और उस टाइम क्योंकि हमारे इंडिया में सरकार ब्रिटिशर्स की थी तो इन्होंने सती प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया। कब, 1829 में। तो यहाँ पर विलियम बेंटिक को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अब हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय को एज एन एजुकेशनिस्ट। तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को। इन्होंने सपना देखा था कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर है दोनों को इस तरीके से हम कंबाइन करें कि इन दोनों के पॉजिटिव आउटकम्स हमारी सोसाइटी को बेनिफिट दे पाए। और बेटा क्योंकि ये फ्यूजन चाहते थे वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चर के, कि भाई ऐसी शिक्षा मिले जहाँ पर हमारी इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन भी हो, वेस्टर्न एजुकेशन भी हो, इन दोनों का फ्यूजन वो चाहते थे। इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को कि भाई इंडिया में अगर एजुकेशन इंग्लिश में भी दी जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ही सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें किसकी, डेविड हेड। बेटा इन्होंने किसके साथ मिलकर, एक स्कॉटिश स्कॉलर थे जिनका नाम था डेविड हेयर, उनके साथ मिलकर, और साथ ही साथ में एक स्कॉटिश मिशनरी थी अलेक्जेंडर डफ, इनके साथ मिलकर हिंदू कॉलेज खोला। कहाँ पर, कलकत्ता में। कब, 1817 में। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज बनाया जो ऑफ़र करता था ऐसे कोर्सेज जहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और
वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़ का। बेटा इनको डेविड हरे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेविड हरे स्कॉटिश स्कॉलर और स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ, इनके साथ मिलकर क्या खोला गया, एक कॉलेज जिसका नाम रखा हिंदू कॉलेज। कहाँ खुला ये? कलकत्ता में। कब खुला? 1817 में। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज बनाया जो कोर्सेज ऑफर करता था ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और उसके साथ वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़। एज ए जर्नलिस्ट हम बात करेंगे अब राजा राम मोहन रॉय की। तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे जर्नल को पब्लिश किया, जिसमें से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज नोन है संवाद कॉमेडी। और संवाद कॉमेडी के थ्रू इन्होंने लोगों को एजुकेट किया पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलनी चाहिए, इंडियंस का हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मतलब इन जनरल इन्होंने अवेकनिंग को क्रिएट किया लोगों के बीच में थ्रू संवाद कॉमेडी। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर संवाद कॉमेडी ने बात की वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इनटू हाई पोस्ट। पहले क्या होता था, अंग्रेज हमें लोअर पोस्ट दे देते थे, हाई पोस्ट सारी रिजर्व रहती थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि ऐसा ना हो, हम इंडियंस को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्रह्मो समाज को। तो जो ब्रह्मो समाज थे वो अपना काम राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद भी करती रही। बाद में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, फादर रविन्द्रनाथ टैगोर के पापा थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो लीडर बने ब्रह्मो समाज के। देवेंद्रनाथ ने अपोज किया आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था स्पिरिचुअलिज्म पे, अध्यात्म पे, ठीक है, हम बोलते हैं ना मेडिटेशन, अध्यात्म, उस पर इनका ज़्यादा जोर था। इन्होंने रेगुलर सेशंस लिए, ठीक है, जहाँ पर ये उपनिषद्स के रिगार्ड में लोगों को बताते थे, फॉर्मल वर्शिप कैसी होनी चाहिए, किसकी, वन सुप्रीम गॉड की, इसके रिगार्ड में बात करते थे। उपनिषद जब आप पढ़ लेते हो ना बेटा तो बहुत सारे आंसर्स तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम की। जो हमारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, आज जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या होगा, कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये सारे आंसर आपको किससे मिलते हैं? उपनिषद से। तो ऑल इन ऑल इन्होंने रेगुलर सेशंस लिए जहाँ पर लोगों को उपनिषद पढ़ के सुनाया, उसे समझाया और बताया कि भाई कैसे हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, फॉर्मल वर्शिप का तरीका क्या है, मतलब फॉर्मल वर्शिप कैसी होनी चाहिए वो बताया। जो मेंबर्स होते थे ब्रह्मो समाज के उन्हें क्या कहा गया? ब्रह्मोस। केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया 1857 में। इनके जो कुछ आइडियाज़ थे, जैसे नॉट वियरिंग द सेक्रेड थ्रेड। अच्छा एक बात और, तो बेटा कुछ जो आइडियाज़ थे केशव चंद्र के, जैसे कि सेक्रेड थ्रेड, हम लोग जो कलावा बांध लेते हैं ना हाथ में, यहाँ पर कलावा बांधने के को ये सही नहीं मानते थे। तो देवेंद्रनाथ कहीं ना कहीं केशव चंद्र से थोड़े से अलग थे, उन्हें ये सारी बातें पसंद नहीं आती थी कि भाई सेक्रेड थ्रेड क्यों नहीं बांधना है, ठीक है, ये सारी बातें अनएक्सेप्टेबल थी किसके लिए? देवेंद्रनाथ के लिए। तो इसीलिए होता क्या है बेटा, व्यूज़ अलग अलग होने के कारण अराउंड 1866 में केशव चंद्र इस समाज को छोड़ देते हैं और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। देवेंद्रनाथ समाज ग्रेजुअली फेडेड अवे और फिर देवेंद्रनाथ समाज धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो जाती है। केशव चंद्र सेन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्राह्मण डोमिनेशन को। केशव चंद्र को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि सोसाइटी पे सिर्फ क्यों ब्राह्मण्स का डोमिनेशन रहे, क्यों हर पूजा पाठ में हमें ब्राह्मण की ज़रूरत पड़े, क्यों वेद पुराण या किसी भी बड़ी पूजा को करने का राइट सिर्फ ब्राह्मण के पास हो, ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो एनकरेज करते थे कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, लोगों को अपनी जात छोड़कर दूसरी जातियों में शादी करनी चाहिए, विडोरी मैरिज होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो थोड़े रेडिकल थे केशव चंद्र सिंह। चलो, इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, पहला इंडियन मिरर और एक वीकली था सुलभ समाचार। सो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू पहला इंडियन मिरर, दूसरा सुलभ समाचार, जो ब्रह्मो समाज थी वो अटैक करती रहती थी सोशल इनइक्वालिटीज़ पे और रैशनलिज्म को प्रमोट करती थी। केशव सेन जब
लीड कर रहे थे ब्रह्मो समाज को। तो जो समाज थी वो कहाँ पर स्प्रेड हुई बेटा, यूपी में, बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में। और ब्रह्मो समाज से इंस्पायर होके श्रीधरलू नायडू ने एस्टेब्लिश की वेद समाज, कहाँ पर, मद्रास में। कब? 1864 में। बेटा अब हम पढ़ेंगे हेनरी विवियन डिरोजियो को। तो जो हेनरी विवियन डिरोजियो थे ये पोएट थे, टीचर भी थे, रिफॉर्मर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। किस टाइम के ही थे ये बेटा? ये राजा राम मोहन रॉय के टाइम को ये बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी बहुत छोटी एज में, बहुत यंग एज में, 18 ईयर के जब ये थे तो इन्हें लेक्चरर का अपॉइंटमेंट मिल गया था। ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे और हिस्ट्री भी पढ़ाते थे। कहाँ पर? हिंदू कॉलेज में। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा अपोज करते थे आइडल वर्शिप को, मतलब मूर्ति पूजा को, और प्रमोट करते थे पैट्रियोटिज़म एंड लव फॉर लिबर्टी। पैट्रियोटिज़म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। और लिबर्टी की बात करते थे कि भाई सबको लिबर्टी से प्रेम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। डिरोजियो के जो फॉलोअर्स थे उन्हें कहा गया डिरोजियंस। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट की। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि रिमूव कर पाएँ सारे समाज की बुराइयों को, औरतों की कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ, किसानों के लिए कुछ कर पाएँ, लिबर्टी को प्रमोट करें। और ये सब वो करना चाहते थे थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय ज्यूरी एंड सो ऑन। अब बेटा एक एक करके डिरोजियो इतने भयंकर अच्छे अच्छे काम करने लगे कि उनके लिए ही ये खतरा बन गए। ठीक है, वो चाहते थे कि सारे सोशल एविल्स ख़त्म हो जाए, वीमेन की कंडीशन सुधरे, किसानों की सुधरे, लिबर्टी आए, फ्रीडम मिले प्रेस को। इन सब कामों ने उनका ही काम बिगाड़ दिया इनकी। जिससे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, हिंदू कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ थी उन्हें इनकी पॉपुलैरिटी से थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई और डिरोजियो को डिसमिस कर दिया उन्होंने हिंदू कॉलेज से। डिरोजियो की डेथ होती है कोलेरा से। कब? जब ये सिर्फ 22 साल के थे। तो अब सोचो 18 साल में जो व्यक्ति इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर बन गया, हिस्ट्री पढ़ाने लग गया हिंदू कॉलेज में, 22 साल की एज में उसकी डेथ भी हो जाती है। कितना कम टाइम में ज़िंदा रहा बेटा। पर देखो आज भी हम इसे हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हैं। तभी कहा जाता है आप कितना जिए वो वैल्यू नहीं रखता, जी कर जितना भी जिए उसमें आपने क्या क्या काम किए। तो इसीलिए हम किसको याद कर रहे हैं? डिरोजियो को, कि भाई 22 साल की एज में तो इनकी डेथ ही हो गई, पर 22 साल तक कितना कुछ कर गए कि आज हमारी हिस्ट्री बुक में है। बेटा अब हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, इनका जन्म हुआ था बंगाल में 1820 में। ये बहुत ही बड़े रिनाउन नोन संस्कृत स्कॉलर थे। इन्हें टाइटल मिला था विद्यासागर का, ओशन ऑफ लर्निंग। विद्यासागर, सागर हैं ये किसका? विद्या का, ओशन ऑफ लर्निंग। ये टाइटल इन्हें कहाँ से मिला था? संस्कृत कॉलेज से, जहाँ पर ये प्रोफेसर नहीं प्रिंसिपल हुआ करते थे। ठीक है, प्रिंसिपल किस कॉलेज के थे? ये संस्कृत कॉलेज के थे। यहीं पर इन्हें ये टाइटल मिला। ईश्वर चंद स्ट्रांगली डिस्करेज करते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपने संस्कृत कॉलेज को ओपन किया था सारी कास्ट के लिए, सारी जाति के लोग यहाँ आकर संस्कृत पढ़ सकते थे। इनके एफर्ट से ही बेटा विमेन एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया औरतों को पढ़ाने लिखाने पे, विमेन एजुकेशन पे। इन्होंने ड्रिंक वाटर बैथून की हेल्प की और इनकी हेल्प से गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया। कहाँ पर? कब किया? कहाँ किया? तो बंगाल में किया। और कब किया? 1849 में। ठीक है, चलें आगे। विद्यासागर एक्टिवली प्रमोट करते रहे विडो री मैरिज को, कि भैया जो विधवा हो जाती हैं छोटी छोटी बच्चियां जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनकी दोबारा शादी हो जानी चाहिए। विडो री मैरिज की बात करते थे विद्यासागर। गवर्नर जनरल डलहौजी ने अप्रिशिएट किया इनके एफर्ट्स को और विडो री मैरिज एक्ट ले आई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही कोशिश थी ये, जिसकी वजह से एक्ट बन पाया। कौन सा एक्ट? विडो री मैरिज एक्ट। और इस एक्ट के आने के बाद विधवाओं की शादी कराई जा सकती थी और उसमें रोक लगाने वाले को पनिश भी किया जा सकता था। ठीक है, तो विडो री मैरिज एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। फिर विद्यासागर ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था वर्ण परिचय।
बंगाली में थी ये। विद्यासागर ऑथर्ड द बंगाली प्रीमियर वर्ण परिचय, जिसने सिंप्लीफाई किया किसकी लर्निंग को। फिर से ध्यान से सुन लो बेटा, विद्यासागर ने एक्टिवली प्रमोट किया था विडोरी मैरिज को, और इन्हीं के प्रयास से जो गवर्नर जनरल होते हैं डलहौजी, वो खुश होते हैं कि भाई कोई तो है जो सही काम कर रहा है सोसाइटी में। वो विडोरी मैरिज एक्ट ले आते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं विद्यासागर को। विडोरी मैरिज एक्ट कब आता है? 1856 में आता है। विद्यासागर ऑथर्ड करते हैं एक बंगाली प्रीमियर वर्ण परिचय को, जो सिंप्लीफाई करता है किसको? द लर्निंग ऑफ बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज आसानी से सीखी जा सके, इसीलिए कौन सी बुक लिखते हैं बेटा, ऑथर करते हैं ये? वर्ण परिचय, वर्ण परिचय, ठीक है। दिस प्रीमियर इज़ इन यूज दिस डे, और आज तक इस बुक का यूज़ होता है। अभी हम पढ़ेंगे कांदुकुरी वीर सलिंगम को। कांदुकुरी वीर सलिंगम कहाँ से थे बेटा? आंध्र प्रदेश से थे। इन्हें विद्यासागर कहा जाता है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का विद्यासागर किसे कहते हैं? कांदुकुरी वीर सलिंगम को। इन्होंने विडोरी मैरिज एसोसिएशन बनाया और विधवाओं के लिए घर बनाए। कहाँ बनाए बेटा? राजामुंद्री और मद्रास में। और इन्होंने एनकरेज किया है विमेन एजुकेशन को। बेटा हम वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। श्री नारायण गुरु को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 से।